नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए आया हूँ आपको। और आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी कि सर इंग्लिश पढ़ाइए। तो भैया इंग्लिश कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एकदम बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, एक लॉलीपॉप है। आप इस इंग्लिश की अब धज्जियाँ उड़ाने चालू हो जाओगे, ठीक है ना। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, फिर इंग्लिश एकदम नॉर्मल है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करने वाले हैं। लेकिन आपको मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हो ना, उतना शेयर कीजिएगा, लाइक करो उसको, सब्सक्राइब करो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी बच्चों को इनसे बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश आपने नाम लिया है तो इंग्लिश के बारे में ही हम देख लेते हैं। ये लो जी, ये इंग्लिश है। सबसे पहले बात यही हो जाती है, सर इंग्लिश का नाम लेते ही है ना बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि सर इंग्लिश है, इंग्लिश है। अरे इंग्लिश कुछ भी नहीं है। ये देख लो, बिल्कुल सबसे जो आसान जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। इंग्लिश के अलावा और भी जितनी भी लैंग्वेज है सब टफ है, लेकिन इंग्लिश नॉर्मल लैंग्वेज है। नहीं तो इसमें कोई मात्रा की टेंशन, नहीं कोई और टेंशन, कुछ भी नहीं है। आराम से बिंदास होकर आप राइट करो, स्पोक करो, कुछ भी करो बिना कोई टेंशन के, ठीक है। अब बात करते हैं कि इंग्लिश है, यहां से मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगा। दूसरी बात, आज मैं आपको जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो, एकदम बच्चों की तरह पढ़ाऊंगा। और आप खुद, आपको काफ़ी सारा कुछ आता है। मैं ये नहीं कहता कि आपको कुछ नहीं आता, आपको बहुत सारा आता है। लेकिन जब आप इस वीडियो को देखते हो, इस क्लास में आके बैठ के देखते हो, तो अपने माइंड को एक बच्चे की तरह रख लो। केवल जीरो माइंड रखो, तभी जाके आप कुछ सीख पाओगे, वरना नहीं सीख पाओगे। तो मैं जीरो लेवल से एडवांस में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जिसको कुछ नहीं आता उसको भी इंग्लिश आने लग जाएगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ाया नहीं जाता, यहाँ पे सिखाया जाता है। हर चीज़ को सिखा दूंगा, काम आपका है, आप क्या करते हो, ठीक है। तो यहाँ से बात करते हैं। तो इंग्लिश से सबसे पहले सब लोग एक चीज़ बोलते हैं कि इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट है। तो भैया पहली बात तो यही सीख लो कि इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट नहीं है। आजकल हम मॉडर्न टाइम में इसको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, लैंग्वेज। क्या है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या है जी, एक लैंग्वेज है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यही आती है कि इंग्लिश सब्जेक्ट ना होके लैंग्वेज है। जिस प्रकार से हमारी हिंदी लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, अमेरिकन लैंग्वेज है, ब्रिटेन लैंग्वेज है, राजस्थानी लैंग्वेज है, गुजराती लैंग्वेज है, उसी प्रकार से इंग्लिश भी क्या है, आपकी एक लैंग्वेज है। तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है। दूसरी बात यहाँ से हम सीखते हैं कि कोई भी, देखो एकदम जीरो लेवल से मैं बताऊँगा, कोई भी हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, एक चिच्चू हमारे इसमें आता है, तो चिच्चू में बच्चे कोई बोलता है, समझ लेना आराम से। एक बच्चा जब भी परिवार में पैदा होता है, तो मान लो कि वो हमारे राजस्थान में पैदा हुआ है, और हमारा जो परिवार का जो माहौल होता है उसी के अकॉर्डिंग वो बड़ा होगा, और उसकी सोच होगी, उसका जो माइंड डेवलप होगा वो भी हमारे एज ए परिवार की तरह ही होगा। हम कौन सी लैंग्वेज बात काम में लेते हैं, कोई गाली गलौज में काम में लेता है, कोई कुछ लेता है, तो वह बच्चा भी क्या सीखेगा, वही सीखेगा। सपोजिंग करो कि हमारा एक राजस्थान में बच्चा पैदा हुआ है, और उस बच्चे को आप अमेरिका में लेके छोड़ दो, तो वो क्या बोलेगा, अमेरिकन बोलेगा। आप ब्रिटेन में छोड़ दो, वो ब्रिटिश बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा। और आप आरसीसी में छोड़ दो, राजस्थान कोचिंग में छोड़ दो, वो दोनों लैंग्वेज बोलेगा। कौन सी, हिंदी और इंग्लिश बोलेगा, ठीक है ना, यहाँ तक बात। तो जैसी आप इन्वायरमेंट में बच्चे को डालोगे वो वैसा वैसा ही बोलेगा। जैसे मान लो, सपोजिंग कर लो कि ये हमारा एक क्या है, ये बच्चा है, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, बहुत प्यारा सा बच्चा है, नन्हा सा है, ठीक है। अब ये जैसे ही पैदा हुआ, पैदा होने के बाद में ये छोटे छोटे साउंड निकालना चालू करेगा। बोलो निकालेगा या नहीं निकालेगा। तो इंग्लिश है, ये कहाँ से चालू होगी, सबसे पहला साउंड से। कहाँ से चालू होगी जी, साउंड से होगी या नहीं होगी। कुछ ना कुछ वो ध्वनि पैदा करेगा। अब ये कुछ ध्वनि पैदा करेगा, तो बोलो होती है या नहीं होती है। ये बाद में छोटे छोटे वर्ड चालू करेगा, यानी लेटर चालू करेगा। बोलो लेटर्स चालू करेगा या नहीं करेगा। जैसे मान लो कि पापा को बोलता है पै पै पै, तो आप उसकी थोड़ी सी हेल्प करते हो, तो आप क्या बोलते हो कि बेटा ये पै पै नहीं, ये क्या है, पापा है। उस प्रकार से आपने उसकी हेल्प की, उसने छोटे छोटे लेटर बोलना, उसने बोला मैं, तो आपने क्या बोला कि ये मैं नहीं, ये बेटा ये मम्मा है, तो वो मम्मा बोलने लग जाएगा। आप बोलेगा द, तो ये आप बोलेंगे द नहीं, ये दादा है।
तो उस प्रकार से आप जिस प्रकार की उनको सिखाते हैं बच्चा वैसा का वैसा ही बोलने लग जाता है। ये तो क्लियर बात है, ये तो सबको बात आती है, ठीक है। इसके बाद में वो धीरे धीरे क्या सीखता है, धीरे धीरे आपको पता है कि मैं करता है, तो मैं ये लेटर्स हैं या नहीं है। अब इसमें आप बोलते हो कि मैं नहीं है, ये माता है, तो अब ये क्या बोलने लग गया, वर्ड बोलने लग गया। बोलो धीरे धीरे सीखा है इसने, नहीं सीखा। अब धीरे धीरे बात ये आती है कि ये वर्ड से क्या बनाएगा, जब धीरे धीरे एक एक दो दो वर्डों को वो कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो फिर वो क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा। बोलो सेंटेंस बना या नहीं बना। अब ये बच्चा ये सब का क्या बन जाएगा, दादा बन जाएगा। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा। आपको पता है कि 3-4 साल का 5 साल का बच्चा इतनी ज़्यादा बातें करता है, तो बोलो वो दादा बन जाता है, परिवार का, मोहल्ले का नहीं बनता, पूरी आराम से बन जाता है। तो इंग्लिश में सबसे पहले जो चीज़ होती है वो क्या होती है, बच्चा क्या निकालना चालू करता है, साउंड निकालना चालू करता है। उसके बाद में वो धीरे धीरे छोटे छोटे क्या करता है, लेटर चालू करता है। उसके बाद में उन लेटरों से क्या बनता है, वर्ड बनता है, और उन वर्डों को मिला के क्या बनता है, पूरा सेंटेंस बनता है। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं। मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया समझ में आई होगी। अब मैं छोटी छोटी आपको 2-3 बातें और पूछना चाहूँगा, वो आप मेरे को बताना। जैसे भैया यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो ये क्या है, ABCDEFGHIJKL, ये हमने पूरा लिख दिया। ये लो, ठीक है, ये मैंने पूरी क्या लिख दी, बताओ। यहाँ से एक चीज़ देखना, ये पूरा हमने क्या लिख दिया, अल्फ़ाबेट लिख दिया। अल्फ़ाबेट है। और ये देखो, अब यहाँ से देखो मैं पूछना चाहूँगा, ये ए से लेके जेड तक है, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस में ए से जेड तक आएगा उसको क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट बोलेंगे। और ये मैं बोल दूँ कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, एफ क्या है, जेड क्या है, तो भैया ये क्या होते हैं, ये लेटर्स होते हैं। इसका बात का ध्यान रखना। तो ए से लेके और जेड तक पूरी की पूरी जो वर्णमाला होती है उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं, और लेटर इसमें जो अलग अलग जो पॉइंट होते हैं उनको लेटर कहते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब दूसरी बात ये कहते हैं कि ये जो इंग्लिश है भैया, इस इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, जल्दी से कमेंट्स करो मेरे को, बताओ कितने अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, कितने होते हैं। तो लगभग बच्चों क्या बोलते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। लेकिन भैया ध्यान रखना, आज के बाद में 26 नहीं होते हैं। अल्फ़ाबेट केवल कितने होते हैं, 1 होते हैं, क्योंकि ए से जेड तक पूरे के पूरे राउंड को ही क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। बोलो ये बात समझ में आ रही है, नहीं है। अब ये पूछ लेता है कि सर ये 26 क्या है, तो ये 26 है भैया लेटर्स। क्या है, लेटर्स 26 हैं, अल्फ़ाबेट केवल कितना है, 1। बोलो बात ये समझ में आई या नहीं। जो लेटर्स हैं इनमें 2 प्रकार के लेटर्स होते हैं, एक तो कैपिटल लेटर होते हैं और एक स्मॉल लेटर होते हैं। कैपिटल लेटर यानी लेटर 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ये दोनों आप आराम से जानते होंगे, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। केवल ये इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 1 होते हैं, और लेटर कितने होते हैं, 26 होते हैं। बोलो ये बात समझ में आई। अब देखो एक और मैं बात आपको बहुत अच्छी सी बताने वाला हूँ। जैसे हमने हिंदी में लिखा क, यहाँ पे कै को आपको सबको पता है के बताते हैं इंग्लिश में। मैं, तो मैं का इंग्लिश में क्या बनाते हैं, एम बनाते हैं, सबको पता है या नहीं है। और ये लो ले, तो इसका सबको पता है कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं। बोलो बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, बोलते हैं, सबको पता है। लेकिन मैं कह दूं कि इसके ऊपर एक लाइन खींच दो, तो ये क्या बोलोगे आप, कमल। बोलो बोलते हो या नहीं बोलते हो, कमल। लेकिन इसको आप कमल बोल सकते हो क्या, बोल सकते हो क्या कमल, नहीं बोल सकते। तो इंग्लिश कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको आप कनेक्ट कर देंगे तो इसको कमल बोल सकते हैं, लेकिन KML को कमल नहीं बोल सकते। लेकिन आज के दिन आप बोल सकते हो, अपने व्हाट्सएप पे चैट करते हो ना, बड़े इंग्लिश बड़ी प्यारी लिखते हो यार, क्या है उसका पता ही नहीं है क्या क्या लिखते हो आप। तो अब भी क्या हुआ सर, इसको कैसे पता चले कि हम कैसे लिख सकते हैं। तो कमल का आप क्या लिखते हो, ये हुआ कमल। अब क्या हुआ सर, ऐसे कैसे हुआ। अब हिंदी में वर्णमाला कितनी होती है भैया, हिंदी में बताओ,
हिंदी में कितनी होती है? हिंदी में 52 होती हैं। इंग्लिश में कितनी होती हैं? इंग्लिश में होती हैं 26। तो बोलो इसकी हाफ हुई या नहीं हुई? भाई 52 की हाफ कितनी हो गई? 26 हो गई। तो इंग्लिश में वर्णमाला 26 होती है और हिंदी में कितनी होती हैं? 52 होती हैं। इसलिए ये आधा, ये जो क है इसका आधा है, ये क है। तो अब इसको पूरा करेंगे तो ये बीच में लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया? कमल बन गया। इस प्रकार से मैं धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। आपको छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी आपको एक साथ बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक दिन में कभी भैया इंग्लिश नहीं आएगी। इसको तो जितनी प्यार से पढ़ेंगे उतनी ही जल्दी ये आने वाली है। बोलो यहाँ तक आपके बात समझ में आई या नहीं आई? मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आई होगी। आगे की बात करते हैं। देखो अभी हमने बताया कि जो इंग्लिश है इसमें सबसे जो चीज़ होती है उनके बारे में बात बताते हैं। सबसे जो अच्छी चीज़ होती है इंग्लिश में, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो क्या होती है? सेंटेंस। सेंटेंस से छोटा क्या होता है? क्लास। क्लास से छोटा क्या होता है? फ्रेज। फ्रेज से छोटा क्या होता है? वर्ड। वर्ड से छोटा क्या होता है? मॉर्फिन। मॉर्फिन से छोटा क्या होता है? फोनोमी। यानी फोनोमी का मतलब होता है फोनेटिक्स। तो सही बात है। अब बात करते हैं कि ये जो सेंटेंस है तो सेंटेंस किसको कहते हैं? सबसे पहली बात यही आ जाती है कि भैया सेंटेंस कहते किसको हैं। तो आप सब लोग मेरे ख्याल से एक ही बात बोलेंगे कि सर सेंटेंस, वाक्य को सेंटेंस कहते हैं। यही बात बोलेंगे मेरे ख्याल से। तो सेंटेंस एक वाक्य को सेंटेंस नहीं कहते हैं। इसका कहने का मतलब है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ मीनिंगफुल एंड कंप्लीट। यानी दो बातें आनी चाहिए उसमें। एक तो मीनिंगफुल होना चाहिए और कौन सा होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। ये दोनों बातें होंगी तो ही क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। यदि ये दोनों बातें हैं तो ही सेंटेंस होगा, वरना सेंटेंस नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। जैसे मैं लिख देता हूं आई एम स्टूडेंट, एक नंबर। दूसरा नंबर लिखता हूं मैं तीसरा नंबर लिख देता हूं चौथा नंबर लिख देता हूं तो कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइए कि मैंने जो 4 लिखे हैं आपके सामने एग्जाम्पल, तो इसमें सेंटेंस किसको कहेंगे? मैंने अभी अभी बोला है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ मीनिंगफुल एंड कंप्लीट। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ मीनिंगफुल एंड कंप्लीट, उसी को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो इन चारों में से जो सेंटेंस है रियल में वो किसको कहेंगे? तो ठीक है, जल्दी से कमेंट्स करो, आप बताओ। तो ये पहले नंबर का ये गलत है, ये सेंटेंस नहीं है। दूसरे नंबर का भी गलत है, तीसरे नंबर का भी गलत है, चौथे नंबर का राइट है। सर ऐसे कैसे हुआ? तो पहला हमने बताया आई एम ए स्टूडेंट, तो मैंने कहा कि मीनिंगफुल और कंप्लीट होगा तो ही सेंटेंस होगा। तो इसमें ये मीनिंगफुल तो है, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ, लेकिन कंप्लीट है क्या? नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। दोनों चीज़ें आनी चाहिए तभी सेंटेंस कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। दूसरी बात मैंने कही कि एम ए स्टूडेंट आई, ये कंप्लीट है लेकिन मीनिंगफुल नहीं है। तीसरे में कंप्लीट है लेकिन मीनिंगफुल नहीं है। चौथा क्या है? आई एम ए स्टूडेंट, कंप्लीट भी है मीनिंगफुल भी है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। आई होप कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ये जो सेंटेंस है इसी के बारे में आगे की बात करते हैं। देखो जी, अब ये एक सेंटेंस है, इसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि एक सेंटेंस में एलिमेंट्स कितने होते हैं? एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स का मतलब होता है कितने पार्ट से ये एक सेंटेंस बन सकता है। तो कितने पार्ट से बनता है? 5 से होता है। वो कौन कौन से होते हैं? S P O C A।
ठीक है, तो कितने में होता है? 5 से होता है, SPOCA। यदि आप P की जगह V भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका S का क्या मतलब हो जाएगा भैया? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ए का बनता है एड्रिवेबल, तो एड्रिवेबल में 2 आते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब, तो ये दोनों आते हैं। तो यहां तक की बात समझ में आई। तो एक सेंटेंस में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 5 एलिमेंट्स होते हैं। एक सेंटेंस 5 एलिमेंट्स से मिलके बनता है। कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट या वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एड्रिवेबल। तो एड्रिवेबल में 2 आते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो सबसे पहले इंग्लिश को हम सीखना चाहते हैं तो इन वर्डों का आपको ज्ञान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलो फटाफट। होना चाहिए ना, नॉर्मल सी बात है। किसी भी आप सेंटेंस को बनाते हैं तो उसकी पहले स्ट्रक्चर आनी चाहिए। जैसे हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले हमारे माइंड में क्या होता है कि हमको किस प्रकार का हमें घर बनाना है, बात है या नहीं है? तो उस प्रकार के आप स्ट्रक्चर बनवाते हो या नहीं बनवाते हो? विदाउट स्ट्रक्चर के, बिना कोई प्लानिंग के आप मकान बनाते हो तो आपको पता है कैसे बनते हैं। लेकिन एज ए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप यदि कोई मकान बनाते हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप बना सकते हो। बोलो बनाते हो या नहीं बनाते हो? तो स्ट्रक्चर क्या होती है एक सेंटेंस की? सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हमेशा कोई क्या आती है? वर्ब आती है, उसके बाद में अदर वर्ड आ जाता है। अदर वर्ड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल तौर पे स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। बोलो यहां तक की बात आई या समझ में नहीं आई? मेरे ख्याल से आ रही है आपको, ठीक है। तो आप नोट डाउन करते रहिए अपने रजिस्टर में, रजिस्टर लेके बैठिए, ताकि और जितना आप इस कॉपी को में रगड़ोगे ना उतना ही आपके दिमाग चलेगा। और यदि आप बैठ के देख रहे हो ना तो भैया नहीं आएगा इतना ज़्यादा। तो आप जितना हो सके नोट डाउन करो इस चीज़ को। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि छोटी छोटी 2-4 और बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हमें इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, ये जो सब्जेक्ट है इस चीज़ का। भैया सब्जेक्ट रियल में किसको कहते हैं? ये देखो 1 नंबर पे सबसे पहले सीखते हैं सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? आप कहेंगे सर कर्ता, कर्ता को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। अरे भैया कर्ता क्या करता है? कुछ नहीं है ये सब्जेक्ट। रियल में क्या होता है, इसका काम क्या होता है और ये कहाँ पे एक सेंटेंस में मिलता है लगभग। तो सबसे पहले मैं बात बता देना चाहता हूँ, ये जो सब्जेक्ट है ये कैसा होता है? डूअर होता है। साथ साथ में ये कैसा होता है? नॉन डूअर भी हो सकता है। तीसरा ये लिविंग हो सकता है, और ये चौथा नॉन लिविंग भी हो सकता है। बोलो होता है या नहीं होता? एक सेंटेंस में जो कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। यानी डूअर का जो कार्य करने वाला होता है, सेंटेंस जिसके ऊपर आधारित होता है, उसी को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट एक सेंटेंस में मोस्टली कहाँ पे आपको मिलता है? तो एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के स्टार्ट में मिलता है। तीसरी ओर बता देता हूं, जो वर्ब होती है उस वर्ब के ये पहले मिलता है। कहाँ मिलता है? वर्ब के पहले मिलता है, सेंटेंस के पहले मिलता है। और एक सेंटेंस में जो कार्य करने वाला जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो होता है वही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। बोलो यहाँ तक बात आई या नहीं समझ में आई? इसके अलावा मैं और बात बनता हूँ, ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ से साफ कर दूँ, मेरे पास ज़्यादा है नहीं जगह। तो देखो अब ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये किन का बनता है? सबसे इंपॉर्टेंट यही बात पूछ लेता है बंदा कि क्या होता है कि ये लो सब्जेक्ट है, ये भैया बनता किसका है? तो भैया ये बनता है किस किस का? ये देखो आप, ये सबसे पहले बनता है किसका? नाउन, और दूसरा प्रोनाउन का। दूसरा ये जो ऑब्जेक्ट है
ये भी किसका बनता है, नाउन और प्रोनाउन का। तो सबसे पहले बात यही आ जाती है कि ये जो सब्जेक्ट है ये किसका बनता है भैया, नाउन का बनता है, दूसरा प्रोनाउन का बनता है। ठीक है, अब इसमें दूसरी और भी चीज़ों से बनता है, जो कुछ और जो वर्ड है उनसे बनता है। एक तो जिरंड से बनता है, जिरंड से बनता है, और किन से बनता है ये, इन्फिनिटिव का बनता है। जिरंड का क्या मतलब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ना, और ये क्या कहलाता है, जिरंड कहलाता है। और ये कहाँ पे आ जाता है, सब्जेक्ट के जगह आ जाता है, तो उसे जिरंड कहते हैं। जिरंड किसका रूप कर सकता है, एज ए सब्जेक्ट का रूप ले सकता है, अभी मैं जस्ट ही बताने वाला हूँ। दूसरा होता है इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, और ये यदि सब्जेक्ट के स्थान पे आती है तो ये किसका कार्य करेगी, सब्जेक्ट का कार्य करेगी। और ये सब्जेक्ट के स्थान पे आता है, सेंटेंस के फर्स्ट में आ जाता है, किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट कौन कौन से वर्ड दिखाते हैं। साथ साथ में एक सब्जेक्ट और कौन बन सकता है, क्लास बन सकता है, और कौन बन सकता है, फ्रेज बनता है। ये सब क्या बन सकते हैं, एज ए सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे मैं यहां पे आपको बताऊं, जैसे राम इज ए गुड बॉय, या राम इज ए गुड, चलो छोटा सा एग्जांपल ले लो ताकि समझ में आ जाए। राम इज गुड, क्या हो गया, राम इज गुड। तो राम क्या है भैया, नाउन है या नाउन नहीं है, तो ये नाउन है। तो जो नाउन होता है वही क्या होता है, सब्जेक्ट। बोलो सब्जेक्ट होता है नहीं होता, नाउन ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब ये प्रोनाउन क्या होता है, आज तक आपने यही सीखा है। पहली बातों में नाउन को डेफिनेशन कर देता हूँ कि नाउन कहते किसको है। आपने आज तक क्या बोला है कि उसके नाम को, पेड़ पौधे के नाम को, कमरे के नाम को, और लाइटों के नाम को, और यानी जो जिसका नाम होता है उन्हीं को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन आज के बाद में इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं देनी है, आपको ये बोलना है एनीथिंग नेम ऑफ नाउन, यानी हर किसी के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। बोलो ये बात है या ये नहीं, यानी किसी का भी इस दुनिया में जो भी चीज़ पैदा हुई है उसका नाम ही क्या है, नाउन है। बोलो ये क्या है, एक मार्कर है तो इसका नाम दे दिया, जिसका नामकरण हो जाता है वही नाउन होता है। बात समझ में। ये फैन है तो फैन भी क्या है, नाउन है। लाइट है, नाउन भी है। ये बोर्ड है, बोर्ड भी क्या है, नाउन है। चेयर है, चेयर भी क्या है, नाउन है। तो जिसने भी जन्म लिया है, तो जो जन्म, ये इस पेन का भी कोई जन्म जाता होगा तो ये भी क्या है, एक नाउन है। तो जिस किसी का नामकरण हो जाता है वही क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। लेकिन प्रोनाउन क्या होता है, आपने ये सीख रखा है कि नाउन के स्थान पे आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ से एक चीज़ सीखना है, जिसका कोई नाम ही नहीं है वह क्या है, प्रोनाउन है। जिसका कोई नाम नहीं है वो सब क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ, वॉट इज गुड, वॉट इज गुड ये दे दिया, तो यहाँ पे वॉट क्या हो गया भैया, क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। हुआ या नहीं हुआ। यहां पे आप दे दो एवरीवन, एवरीवन इज गुड, एनीथिंग इज गुड, तो ये सब क्या है, जिनका कोई नाम नहीं है वो सब क्या है, प्रोनाउन है। छोटी छोटी भाषा में सीखो ताकि ज़्यादा समझ में आए। आप उलझी हुई चीज़ को सीखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो मैंने कहा जिस किसी का नाम पड़ जाता है वह क्या है, नाउन है, और जिसका कोई नाम ही नहीं है वो क्या है, सब प्रोनाउन है। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई। अब ये क्या है, जिरंड। मैंने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हो तो वो क्या कहलाता है, जिरंड कहलाता है, जिरंड कहलाता है। अब जिरंड किसका रूप ले सकता है, सब्जेक्ट का रूप ले सकता है। जैसे आप बोलते हो तो एग्जांपल में दे देता हूं इसका, जिरंड का, वॉकिंग इज गुड। जो आप वॉक करते हो सुबह सुबह, तो वॉकिंग इज गुड, तो ये किसका रूप ले रहा है, सब्जेक्ट का रूप ले रहा है। और ये वॉक क्या है, पहले तो वर्ब है या वर्ब है नहीं है, इसमें आईएनजी जोड़ दिया तो ये किसका रूप ले लिया भैया, जिरंड का रूप ले लिया। और ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो वॉकिंग इज गुड, तो यहाँ पे जिरंड किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का कर रहा है। अब ये टू इन्फिनेटिव क्या होता है, जैसे मैं बोल दे देता हूँ, इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ,
टू वॉक इज गुड। तो ये टू वॉक है, ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ तो आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ही वेंट टू गो। ठीक, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वेंट क्या हो गया, वर्ब हो गया, टू गो क्या हो गया कि ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि काम किसका कर रहा है, मैंने कहा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन सारी चीज़ों का बन सकते हैं। तो टू गो है, तो ये अपन देखते हैं, तो टू तो क्या है, आप बोल देते हैं प्रीपोजिशन है, गो क्या है, वर्ब है। तो यहाँ टू गो है, ये प्रीपोजिशन या वर्ब नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये इन्फिनेटिव है। और इन्फिनेटिव दो चीज़ बनाती है, क्या बनाती है, सब्जेक्ट बनाती है और दूसरा ऑब्जेक्ट बनाती है। बोलो यहाँ तक समझ में आया, नहीं समझ में आया? जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन का बनता है, प्रोनाउन का बनता है, जिरंड का बनता है, इन्फिनेटिव का बनता है, क्लास का बनता है और फ्रेज का बनता है। बोलो यहाँ तक आपको बात समझ में आई या नहीं है? मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी आपको। आगे हम चलते हैं, तो एक बार और मैं बताता हूँ आपको। तो आपने यहाँ तक यदि ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो एक बार ले सकते हो। ओके, अब देखते हैं आगे की बात। तो भैया मेरे को ये बताते रहो, आप मैसेज करते रहो कि बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो मैं और कोशिश करूँगा, आपको और कुछ बताने की बात करूँगा। तो यहाँ से मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे की बात करते हैं। तो सब्जेक्ट तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि सब्जेक्ट कौन सा होता है, डूअर भी होता है, नॉन डूअर भी होता है, लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम दोबारा से बात करेंगे। अब आगे चलते हैं कि हमने क्या कह दिया था, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, प्लस क्या होगा, मतलब सब्जेक्ट हो सकता है और VOCA। तो इनमें हमने सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। तो ये वर्ब क्या होती है? पहली बात तो आज तक इस वर्ब को आपने कितनी पढ़ी है कि कितनी वर्ब होती हैं? 3 वर्ब होती हैं सर। आज तक यही पढ़ा होगा कि वर्ब कितनी होती हैं? 3 वर्ब होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही चीज़ सीखी होगी। लेकिन आज से मैं बताना चाहूँगा आपको यहाँ से कि वर्ब 3 नहीं होती, वर्ब होती हैं कितनी? 5। कितनी होती हैं? 5 वर्ब होती हैं। तो अब देखो, पहली बात तो वर्ब होती क्या है? ठीक है, ये लो जी वर्ब। वर्ब का क्या मतलब होता है? एक सेंटेंस में जो एक्शन का कार्य करती है उसी को क्या कहते हैं? एक वर्ब कहते हैं। और दूसरी बात है, ये जो SPOC है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड है वो कौन सा है? वो A है, V है, सॉरी V का मतलब क्या होता है? वर्ब। यानी कोई भी आप सेंटेंस बनाते हो तो कोई भी सेंटेंस बनाते हो तो वो वर्ब होती है, उसके बिना अधूरा रहता है। यानी वर्ब, जिस सेंटेंस में वर्ब नहीं होगी वो सेंटेंस कभी बनेगा ही नहीं। यदि आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी सेंटेंस बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो भी सेंटेंस बन सकता है, एडजेक्टिव नहीं है तो भी सेंटेंस बन सकता है, एडवर्ब नहीं है तो भी सेंटेंस बन सकता है, सब्जेक्ट नहीं है तो भी सेंटेंस बन सकता है। लेकिन एक वर्ब के बिना कभी भी एक सेंटेंस नहीं बन सकता। यह गारंटेड बात है, 101% बात है कि वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। तो बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो वर्ब क्या होती है कि SPOC में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होती है? वर्ब होती है। ये बात समझ में आई। दूसरी यहाँ से एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि SPOC में मोबाइलिंग मूविंग कौन सा वर्ड है? मोबाइलिंग मूविंग का मतलब होता है कि मोबाइल और मूविंग, यानी मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। उसी प्रकार से SPOC में मोबाइलिंग मूविंग कौन सा होता है कि एक ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि सेंटेंस के फर्स्ट में भी आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। तो मोबाइलिंग जो मूविंग वर्ड है वो A है। ये सेंटेंस के फर्स्ट में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। ठीक है जी, तो ये बात समझ में आई या नहीं आई? दूसरी बात में एक और बात बता देता हूँ यहाँ से। पहले वो वर्ब को छोड़ के मैं सब्जेक्ट के बारे में ही पहले बात कर लेता हूँ कि एक सब्जेक्ट है ना, वो छोटा सा भी हो सकता है तो एक सेंटेंस बहुत बड़ा भी हो सकता है। वो कैसे? वो देखो,
देखो एक सेंटेंस छोटा सा भी हो सकता है तो एक सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ से देखना है आपको, बहुत बड़ी बात है। यदि ये बात आपने सीख ली ना तो बहुत कुछ सीख लिया आपने। यहाँ से देख